हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली सीबीएसई। तो आज मैं क्लास 9 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फिर से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में वीडियो डाल दी है, अपलोड कर दी है, आप देख लेना एक बारी। अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। अगर ज़रूरत पड़े मेरे को अलग से वीडियो बनाने की, कोई कंसेप्ट मैंने अच्छे से नहीं समझाया, ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो मैं अलग से एक वीडियो बना भी दूंगी। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है, या शॉर्ट्स बना के कैसे भी मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी आप, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डाल दिए, उसमें सोशलिज्म इन यूरोप पहले समझा दिया, देन रशियन रेवोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें हाफ पार्ट मैंने समझा दिए, इंडस्ट्रीज वगैरह कैसे आई थी रशिया में एंड क्या क्या चेंजेस आ रहे थे धीरे धीरे। आगे हम रेवोल्यूशन देखेंगे। तो रशिया में 3 रेवोल्यूशन हुए थे, कौन कौन से। एक ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 1905 रेवोल्यूशन, देन उसके बाद दो और रेवोल्यूशन थे 1917 के टाइम पे, दो जिसको हम बोलते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, देन उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम करेंगे 1905 वाला रेवोल्यूशन। ओके, सो इससे हम क्या देखते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो रशिया के वेस्ट साइड में थे, अगर तुम लाइक हिस्ट्री या ज्योग्राफी वगैरह जब भी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड मैप एंड इंडिया का मैप, अपना पॉलिटिकल मैप साथ में लेके बैठा करो, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए कहाँ पे क्या चीज़ लोकेटेड है एग्जैक्टली, और तुम्हारी जनरल नॉलेज भी इससे बढ़ेगी, ठीक है, आगे तुम्हें बहुत यूज आएगा ये। ओके, सो मैं क्या बता रही थी, जो यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया के वेस्ट साइड में जो कंट्रीज है यूरोप की, है ना, उधर पे बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए थे। वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे कुछ कुछ कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम धीरे धीरे हटना शुरू हो गया था, है ना। एज एन एग्जाम्पल मैं फ्रांस का ही बता सकती हूँ, क्योंकि तुमने फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी तक पढ़ा है ना, जहाँ पे चेंजेस हुए थे, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम हटा था, तुमने वही देखा भी, तुम्हें अच्छे से वही पता है ना। और कोई तो अभी बताया नहीं तुम्हें तुम्हारी बुक में, तुम्हें भी वो पता था, उसका एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। जैसे जैसे हमने फ्रांस में देखा था इस टाइम तक, तो वहाँ पे 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन तक भी बन चुका था। क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो था नेशनल असेंबली ने बनाया था, है ना। सेकंड टाइम किसने, जैकबिन्स क्लब ने बना दिया था। थर्ड टाइम मिडिल क्लास फैमिली वालों ने बना दिया था, है ना। उनके जो उनके ग्रुप के थ्रू जो मेंबर्स बने थे, फिर उसके बाद उन्होंने बनाया था ना। अगर तुमने नहीं पढ़ा है जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो एक बार वो वीडियोस देख लेना, 2 पार्ट में मैंने डाली हुई है, वहां पे भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तीनों अभी तक यहाँ पे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था एंड वहाँ पे मोनार्की सिस्टम भी पूरी तरह से हट गया था, लाइक ऑलमोस्ट हट ही गया था, वहाँ पे धीरे धीरे हट ही गया था, है ना। मोनार्की वहाँ पे जो राजा थे लुई 16, उनको वो भी हट गए थे। उसके बाद तो धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे आना शुरू हो गए थे। तो अब देखो, ये ह्यूमन नेचर है, राइट। अगर तुम्हें कोई चीज अपने आसपास अच्छी दिखती है तो तुम्हें भी वो चीज चाहिए होती है ना। कि जैसे अब तुम एग्जाम्पल ले लो, तुम खुद ही अपना एग्जाम्पल ले लो एज स्टूडेंट, ठीक है। तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कोई साइकिल लेके आए, न्यू पेन लेके आए, या कुछ भी वो करें, तो तुम्हें भी होता है ना कि तुम्हें भी वो चीज चाहिए, और तुम घर में जाके वो डिमांड करते हो अपने पेरेंट्स से, राइट। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आसपास कोई अच्छी चीज दिखती हो तो तुम्हें भी वो चीज चाहिए होती है। तो सेम यहाँ पे रशिया में भी यही हालात थे। जैसे फ्रांस में वहाँ पे चेंजेस, यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो गए थे। वहाँ पे उनको राइट्स, सिटीजन को राइट्स मिल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उनका, मोनार्की सिस्टम हट रहा था, पार्लियामेंट बन रहा था, प्रॉपर फ्री वो बन रहे थे, मतलब जुडिशरी सिस्टम भी आ, जुडिशरी भी आता, एग्जीक्यूटिव भी आता, लेजिस्लेटिव भी आ रहा था, है ना। रशिया रशिया में अभी तक क्या था, ऑटोक्रेसी, है ना। अभी तक क्या था, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही रूल कर रहा होता है, एक ही इंसान। और यहाँ पे कौन रूल कर रहा था हमारा, निकोलस सार टू, जो साइड में तुम पिक्चर देख रहे हो, निकोलस सार टू की है। तो ये अभी तक यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। और इनका मोनार्की सिस्टम अभी तक चल रहा था। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना कोई चेंजेस नहीं आए थे, कोई राइट्स नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, कुछ नहीं। तो अब आसपास के लोगों को देख के, आसपास की कंट्रीज को देख के, इन्होंने भी क्या किया, रशिया के जो सिटीजन थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी आवाज उठाई। किस किस ने उठाई, पहले तो पार्टी वाले हम देख लेते हैं कौन कौन थे। 2 पार्टीज थी यहाँ पे, ऑफकोर्स यहाँ पे पार्टीज बनाने इलीगल थी 1914 तक, बट स्टिल इलीगली बनी हुई थी 2 पार्टीज। कौन कौन सी, सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर्स पार्टी एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये जो सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, डेमोक्रेट्स पार्टी थी, ये वर्कर्स की थी, और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, ये पीजेंट्स की थी। ये मिलके
ये एंड जो लिबरल्स थे, लिबरल्स अब मानो जो भी सिटीजन्स इन पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं थे और उनको चेंजेस चाहिए थे सोसाइटी में, उनको डेवलपमेंट चाहिए थे, वो सारे सिटीजन्स मिलके उन सब ने क्या डिमांड किया? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उन्होंने क्या किया? रिवॉल्यूशन किया, यहाँ पे रिवॉल्ट किया 1905 में, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो रिवॉल्ट इन्होंने की थी, उनमें इन्होंने क्या डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और ऐसा नहीं कि इनको आसपास की कंट्री से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बाकी कंट्रीज के भी नेशनलिस्ट थे जो वहाँ थे, जो सोशलिज्म के कंसेप्ट में बिलीव करते थे, उन्होंने भी यहाँ पे इनको सपोर्ट किया था, इनके सिटीजन्स को, कि रशिया में हाँ लाओ चेंजेस। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पोलैंड का एग्जाम्पल, हेल्प उन्होंने की थी, उन्होंने भी हेल्प की थी, उन्होंने भी डिमांड रखी थी कि हाँ चेंजेस लाओ वहाँ पे, है ना। और जो रशिया के मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, जिनको वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपने इस्लाम में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? जारदिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? जारदिस। हमने देखा था ना यहाँ पे रशिया में और भी जो रिलीजन्स है उनको भी फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन यहाँ पे था, वन रिलीजन नहीं था, और भी रिलीजन थे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम के जो थे सपोर्ट, जिनको चेंजेस चाहिए थे, उन्होंने भी आवाज उठाई थी यहाँ पे कि मुस्लिम इस्लाम में जो वहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देखा कि कौन कौन खड़े हुए थे, किन किन ने प्रोटेस्ट किया था, क्या डिमांड की थी एंड। बट ये जो रेवोल्यूशन है, ये यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे अभी भी क्या चल रहा है? मोनार्की सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स से सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ का जो निकोलस सार जो थे रूलर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कैसे आई सिटीजन्स की? वो कुछ तो ऐसे हुए होंगे ना सर्कमस्टांसेस जिसके थ्रू ये रेवोल्यूशन की तरफ गए सभी सिटीजन, और उन्होंने डिमांड की, इतनी हिम्मत की। तो क्या हुआ था? किस लिए ये चेंजेस लाने के लिए उन्होंने डिमांड की? तो हम देखते हैं 1904 में रशिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मतलब खराब क्यों? क्योंकि वहाँ के जो एसेंशियल गुड्स थे, नॉर्मल गुड्स थे, जैसे ये जो एसेंशियल गुड्स, क्या मतलब खाना पीना एंड पहनना वगैरह, ये जो थे, इनका सामान, इनका भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग पड़े थे। जैसे यहाँ पे ब्रेड खाते थे, तो उनके जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग पड़े थे। एंड जो इनकी रियल वेजेस थी, वो एज कंपैरिजन टू प्राइसेस बहुत ज्यादा, कितने, 20% डिक्रीज थी। हमने यहाँ पे रियल वेजेस वर्ड क्यों यूज किया? इनके जो वेजेस थे वो इन कंपैरिजन टू प्राइसेस लो थे। कितना? 20% कम थे। मतलब इनकम तो उनकी उतनी थी, 100 थी, अगर मिल रही थी उनको इनकम, तो 100 की 100 ही थी। बट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो उसके प्राइसेस के कंपैरिजन में उनकी इनकम 20% कम थी प्राइसेस के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि उनकी इनकम कम थी, उनके रियल वेजेस, यहाँ पे हमने लिखा है इसलिए ये वर्ड यूज किया गया, रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। उनके जो वेजेस थे वो प्राइजेस से 20% कम थे, कि वो भी इंक्रीज होने चाहिए था, अगर वो भी इंक्रीज होने चाहिए, पर वो नहीं हुए, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड यूज करते हैं, रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। ठीक है, ये जब मैं इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ाऊंगी वहाँ पे अगर वर्ड यूज होगा तो उधर मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। बट तुम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके हिसाब से बस ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्यों प्रोटेस्ट किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो ये सब होते हुए देख रहे थे वो जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वर्कर्स जो थे वहाँ के, उन्होंने एसोसिएशन बनाना शुरू किए। बहुत सारे एसोसिएशन हमें बनना एक साथ मिलजुल के उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्ट्राइक की थी। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग के पास जाके सभी खड़े हुए। ये स्ट्राइक क्यों हुई थी? क्योंकि जो एक एसोसिएशन है जिसका नाम है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, उसके जो 4 लोग हैं वो जाके उन्होंने पास कुछ डिमांड रखी थी, जो उनकी डिक्लाइन, जो मना कर दिया गया था कि नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको चलते हुए अगले दिन वर्कर्स ने, कितने, 1,10,000 वर्कर्स ने जाके स्ट्राइक कर दी। वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग के पास। सेंट पीटर्सबर्ग के पास क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कैपिटल थी उस टाइम पे। रशिया की कैपिटल क्या थी? सेंट पीटर्सबर्ग। अभी मेरे को एग्जाम ये कमेंट सेक्शन में बताना कि रशिया की रिसेंटली कैपिटल क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, उस टाइम पे जो है सेंट पीटर्सबर्ग उनकी कैपिटल थी, वहाँ पे जाके कितने लोग खड़े हो गए? 1,10,000 वर्कर्स जाके खड़े हो गए। उन्होंने क्या डिमांड की? कि उनको जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स कर देने चाहिए। पहले कितने थे? हाँ, पहले कितने थे? वर्कशॉप्स में 15 आवर्स थे, है ना, इन फैक्ट्रीज में 10 to 12 आवर्स।
इतने ज्यादा टाइम था इनका काम करने का, तो उन्होंने डिमांड की कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो कम करनी चाहिए। कितने कर देना चाहिए? 8 आवर्स कर देना चाहिए। वेजेस बढ़ा देने चाहिए, है ना? वेजेस बढ़ा देनी चाहिए। एंड थर्ड डिमांड क्या थी इनकी? कि जो वर्किंग कंडीशन जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। तो क्या क्या डिमांड थी? रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स, एंड इंक्रीज इन द वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, ये सारी उनकी डिमांड थी। किसकी? वर्कर्स की डिमांड थी। उन्होंने ये 3 डिमांड रखी थी यहाँ पे। ठीक है। जब फिर उसके बाद क्या हुआ था? फादर गैपन जो है, उनके अंदर जो वर्कर्स थे ना, जो काम थे, जो काम कर रहे थे, मतलब जो स्ट्राइक कर रहे थे, वो जाके कहाँ पे इकट्ठा हुए? विंटर पैलेस के पास। वो भी एक बहुत ज्यादा फेमस प्लेस थी उस टाइम पे, बहुत पॉपुलर प्लेस थी। और हाँ, विंटर पैलेस के पास जाके सभी उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया। तो वहां पे क्या किया, जैसे ही उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किए, फादर गैपेंस के साथ जो भी लोग थे, सभी वर्कर्स थे, उन्होंने जब स्ट्राइक की वहां पे, तो वहां के जो पुलिस वाले थे एंड जो कोसैक्स थे, कोसैक्स जो कैवलरी, मतलब घोड़े वगैरह के, वो घोड़ा वगैरह पे बैठ के जो करते हैं काम, ठीक है, उस उनको यहाँ पे कोसैक्स बोला जाता था उस टाइम पे। तो इन सब ने मिलके क्या किया, इन्होंने इन पे दंड लाठी चार्ज कर दिया है, मारना शुरू कर दिया इनको इन वर्कर्स को। उसके चलते यहाँ पे 100 वर्कर्स जो मर गए थे एंड 300 वर्कर्स जो है इंजरीज उनको हुई थी। और इतने बड़े इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ब्लडी संडे। क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे। अगर ये तुम्हें पूछते हैं ब्लडी संडे कहाँ पे हुआ था, तो विंटर पैलेस के पास हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे मैं इतने डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हें आजकल वन वर्ड क्वेश्चन लाइक एमसीक्यूज वगैरह तुम्हें ज्यादा आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन वही होते हैं। तो तुम्हारे वो सही के सही होने चाहिए, है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीजें हुई थी। इसलिए मैं अच्छे से स्टोरी, ये तुम्हें बस सुनना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से लिखना है। बस तुम एक बार ऐसे सुन लेना, तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है। अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है एक बार, जैसे अभी सुन लिया, उसके बाद फिर जब एग्जाम होगा उससे पहले एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लिया कि क्या क्या चीजें थी और कैसे कैसे करना है। ठीक है। ब्लडी संडे कहाँ पे हुआ था? विंटर पैलेस के पास। ये याद कर लेना बस, इतना काफी है इसमें। ठीक है। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे जब 1905 रेवोल्यूशन हम इसे बोलते हैं, जब सभी खड़े हो गए थे इस इंसिडेंट को देख के, सभी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कर्स ही यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बल्कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो ये पार्टीज वगैरह में इन्वॉल्व नहीं थे या बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और उन्होंने क्या डिमांड की कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इन सब ने मिलकर क्या डिमांड की कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है। अब वो निकोलस सार मान ही नहीं रहा था कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे या कुछ तुम्हें राइट्स मिलेगी, ये सब चीजें नहीं मान रहा था बाकी डिमांड से। उसने क्या किया, ठीक है, ये उन्होंने ये मान दी कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। सार मान गया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। तो उन्होंने 1905 के रेवोल्यूशन के बाद, सॉरी, हाँ, 1905 रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने क्या बनाई? इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डूमा। ठीक है, ये याद कर लेना डूमा क्या था, अगर तुम्हें पूछेंगे क्वेश्चन आएगा। इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? डूमा। ठीक है, याद कर लेना, डूमा बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डूमा बनाई। ठीक है, पार्लियामेंट का हम क्या नाम लेते हैं यहाँ पे? डूमा नाम लेते हैं। ठीक है, वो बनाई। और फिर उन्होंने ये भी शर्त रखी कि ठीक है तुम कमिटीज वगैरह नहीं बनाओगे, सिटीजन को बोला तुम कमिटीज वगैरह नहीं बनाओगे, यूनियंस वगैरह नहीं बनाओगे, या कोई भी पार्टीज वगैरह नहीं बनाओगे, वो इलीगल है, वो तुम नहीं बनाओगे। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना रहा हूँ, ठीक है, बट तुम ये सब नहीं बनाओगे, इलीगल है। तो ये 1905 में रेवोल्यूशन के बाद ये इलीगल, पूरी तरह से इलीगल कर दी गई। वो अलग बात है, पार्टीज वगैरह बनती थी, यूनियंस वगैरह बनती थी, ऑफकोर्स उन्हें, यार, उनका एक होना बनता था, मतलब एक होना चाहिए था उनको, मतलब यूनिटी उनको चाहिए थी, वर्कर्स में यूनिटी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे चेंजेस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये तो इन सभी रूलर्स का क्या था कि डिवाइड एंड रूल करना है। तो ये वर्कर्स को यूनियन क्यों नहीं, ट्रेड यूनियंस क्यों नहीं अलाउ करा था? ताकि ये एक साथ हो ही ना, इनके बीच में यूनिटी आए ना, और मैं ऐसे रूल करता रहूँ। तो उसने ये लीगल कर दिया था, बट स्टिल यहाँ पे ठीक है इलीगली चला रहे थे ट्रेड यूनियंस वगैरह। ये आगे चलिए कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई तो एक साथ हो सकते हैं ना, है ना?
ठीक है, तो मैं क्या बताया था, उन्होंने इलीगल कर दिया था। ये शर्त रखी गई कि मैं ये बना रहा हूँ, तुम ये सब इलीगल करो। ठीक है, उन्होंने बनाई। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डूमा जब बनी वो 75 डेज में उसको डिसमिस कर दी। जो मेंबर्स थे उनको बोल दिया कि ठीक है तुम जाओ, अब मैं दूसरा बनाने वाला हूँ, दूसरा कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाऊंगा। 75 डेज बाद वो पहली वाली जो है वो डिसमिस करके दूसरा बना दिया, जहाँ पे थोड़े सोशलिज्म कंसेप्ट को मानने वाले लोग जो थे उसमें फर्स्ट वाले में, उनको हटा दिया, धीरे कम करके। क्या किया, जो दूसरी बनाई थी वो भी फिर डिसॉल्व कर दी। उधर पे फिर तीसरी बनाई, तो थर्ड बनाई उन्होंने डूमा। उसमें तो बिल्कुल जो है लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वगैरह थे वो सारे ही निकाल दिए, और कौन रखे थर्ड डूमा में, जो कंजर्वेटिव थे, जो पुराने सोच वाले थे, उन लोगों को यहाँ पे रखा, ताकि मोनार्की सिस्टम चलता रहे और ये चेंजेस ना ला पाए। इनकी बात ये मानना ही नहीं चाहता। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट क्यों बनाई, ताकि उनकी जो अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोलेबल पावर थी सारी, वो कम हो जाए, और उन वो जो है इनकी बात मानते हुए यहाँ पे चेंजेस लाए कंट्री में। बट नहीं, उसने क्या किया, लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी को यहाँ से हटा ही दिया बिल्कुल। ठीक है, ऐसे काम किए, ये चीज एक्सेप्ट हुई, और ऐसे ऐसे काम इन्होंने सार ने किए। उसके बाद हमारा क्या आता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इसमें तुम्हें ज्यादा डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह कुछ आएंगे डिटेल में 5 मार्क्स के या 7 मार्क्स के, कुछ भी नहीं। यहाँ से तुम्हें वन वर्ड का आ सकता है। मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी तुम्हें करवाऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या क्या पूछे हैं तुम्हें, वो सारे भी करवाऊंगी। तो उसमें एज सच इसमें से कोई डिटेल में नहीं पूछे हैं, यहाँ से तुम्हें सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह कुछ आ सकते हैं, वर्ड वर्ड वगैरह। तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा पढ़ा देती हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या जानना है इसमें, कि वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, स्टार्ट कर दी थी, वो तुम्हारी हुई थी 1914 में। ठीक है, एक ईयर याद करना। कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन कौन कंट्रीज थी, किसके किसके बीच में थी, ये थी। मैं बता देती हूँ किसके किसके बीच में थी शॉर्ट फॉर्म में। जीटीए वर्सेस एफ बी आर, बाद में और कौन ऐड हुआ था, आई आर। ठीक है, किस किस के बीच में थी, जीटीए, तुम्हारी जो गेम है उसके थ्रू तुम याद कर सकते हो। जीटीए, ओके, जीटीए थे कौन, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया। कौन, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया। जीटीए की क्या फुल फॉर्म है, अभी तुम नहीं याद कर लो। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन था, जीटीए था। कौन, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया। वर्सेस किसके बीच में, एफबीआर। एफबीआर कौन, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। एफबीआर, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। आईआर कौन ऐड हुआ था बाद में, इटली, रोमानिया, इटली, रोमानिया, इटली, रोमानिया, इटली, रोमानिया। ठीक है, कैसे याद करना, जीटीए वर्सेस एफबीआर प्लस आईआर, कौन कौन, जर्मनी, तुर्की, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, वर्सेस एफबीआर, दैट इज फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया कैसे याद कर लेना, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया उस टाइम पे पॉपुलर कंट्रीज कौन सी चल रही थी, ब्रिटेन। क्यों, क्योंकि कॉलोनीज इसने बहुत सारी जगह पे रूल कर रहा था, इसलिए। फ्रांस, क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, तो फ्रांस भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन रहा था, उसकी वजह से सोशलिज्म का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे, इसलिए फ्रांस पॉपुलर चल रहा था। और रशिया हम पढ़ ही रहे भी है ना, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, उसका भी अभी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो कंट्री भी इन्वॉल्व थी। कौन, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, एंड फिर उसके बाद इटली और रोमानिया एड हुआ था। इटली, रोमानिया, आई आर ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये कंट्रीज थी, सेंट्रल पावर्स वर्सेस दीज कंट्रीज। ठीक है, ये तुम्हें याद हो गया, ये याद कर लिया अच्छे से। 1914 में हुई थी स्टार्ट, और कौन कौन था, जीटीए वर्सेस एफबीआर प्लस आईआर। ठीक है, ये कंट्रीज से तुम्हारी इन्वॉल्व, ये हमने याद कर लिया कंट्रीज। एंड स्टार्ट कब हुआ था ये भी पता चल गया हमें। तो एक क्वेश्चन आएगा तो हम ये गलत नहीं करेंगे, है ना। और क्या याद करना है इसमें, वो मैं बता दूं एक बारी। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग जो है, क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग उस टाइम पे हमारी कैपिटल थी रशिया की। उसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, पेट्रोगार्ड। क्यों क्या रखा गया, क्योंकि हमने क्या देखा, जो रशिया जो है कंट्री, रशिया की कैपिटल का नाम चेंज किया गया ना, तो रशिया ने क्यों किया, क्योंकि रशिया जो है जर्मनी के अगेंस्ट थी ना, जर्मनी वर्सेस रशिया चल रहा था यहाँ पे ना, है ना। तो इसलिए रशिया ने क्या किया, जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है वो उनको लग रहा था कि बहुत जर्मनी सा नाम है, जर्मन सा नेम है ये, इसलिए उन्होंने नाम चेंज करके अपना सा मतलब रशियन सा नेम रख दिया, क्या, पेट्रोगार्ड। ठीक है, ये एक हमने देखा। अगर पूछेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ रशिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और व्हाट वाज द
द चेंज इन द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये अगर पूछेंगे तो हमने क्या करना है आंसर, पेट्रोगार्ड। ठीक है, ये याद कर लेना। याद हो गया सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या चेंज करके रखा हमने, पेट्रोगार्ड। ठीक है, ये दो चीजें इसमें देखनी है और कुछ नहीं देखना है ये फर्स्ट पेज में से। तो उसके बाद ही इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन देखना है, बस ये छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या था कि जो रशिया है वो बहुत ज्यादा लूज करना स्टार्ट कर दिया था उनने। रशिया ने ऑलमोस्ट 7 मिलियन लोग आर्मी जो है अपनी लूज कर दी थी 1917 तक। ठीक है, 7 मिलियन आर्मी, 7 मिलियन आर्मी वाले उनके मर गए थे रशियन आर्मी से। किसने हरा दिया, जर्मन एंड रशिया, ऑस्ट्रिया ने। मतलब प्रॉपरली ऐसा नहीं था कि हरा दिया था, पर थिंग इज इसके जो ये वॉर चली थी उसके बीच में कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा हो गई, 7 मिलियन। तो रशिया को ऐसा लग रहा था कि इतने लोग मर गए हमारे, इतने ज्यादा आर्मी से मर गए, तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार हम हार सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैक ऑफ किया, पीछे हटे वो, और उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग्स तबाह करना शुरू कर दी, अपने ही जो क्रॉप्स वगैरह थे वो भी तबाह करना शुरू कर दिए। और ये डिसीजन किसका था, सार का, सिर्फ निकोलस सार का। निकोलस सार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात ही नहीं मान रहा था। जो हमारा डूमा था, जिसकी बात मान के उसको डिसीजन लेने थे, उसकी वो बात ही नहीं मान रहा था, और खुद से डिसीजन लेके उसने क्या किया, उसने बैक ऑफ किया, अपने जो आर्मी है उनको पीछे किया, और उनको क्या बोला कि जो क्रॉप्स हैं वो भी तबाह कर दो, बिल्डिंग्स भी तबाह कर दो। उसके चलते 3 मिलियन रेफ्यूजीज यहाँ पे इन रशिया में उस टाइम में बन गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। 3 मिलियन रेफ्यूजीज रशिया में बन गए थे, जिनके पास छत नहीं थी रहने की, खाना पीना नहीं था, कुछ नहीं था। उनको हम रेफ्यूजीज बोलते हैं। यहाँ पे रशिया में उस टाइम पे इतने रेफ्यूजीज बन चुके थे। ठीक है, और इस सब का मतलब ये सबके पीछे कौन था, सार। अब देखो इतनी बड़ी उसने चीज की, इतनी गलत चीज है ना, बस इसने डिसीजन ढंग के लिए ही नहीं यहाँ पे, है ना। इसके डिसीजन नॉट ना। इस चीज को देखते हुए जो सिटीजन्स थे वो और एंटी सार हो गए, लाइक सार के अगेंस्ट होना शुरू हो गए, है ना। किसके अगेंस्ट शुरू हो गए, सार के अगेंस्ट, निकोलस सार के अगेंस्ट होना शुरू हो गए यहाँ पे। एक सेकेंड, फिर हम क्या देखते हैं, जब ये सिचुएशन हो रही थी, ये डिसीजंस अगर ले रहा था कोई, अगर तुम्हारा किंग अगर ऐसा डिसीजन ले रहा है, तो जो सिटीजन है वो अगेंस्ट होंगे ना। तो वो एज अ रिवॉल्ट करना यहाँ पे शुरू करेंगे, है ना। तो हम क्या देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड मैंने अभी बताया था किसका नाम चेंज करके रखा था हमने, सेंट पीटर्सबर्ग का कैपिटल का नाम चेंज करके क्या रखा था, पेट्रोग्राड। क्यों रखा था, क्योंकि जर्मन नेम लग रहा था सेंट पीटर्सबर्ग बहुत ज्यादा, इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फेब्रवरी रेवोल्यूशन होता है कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक सेकेंड रुको। हाँ, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 1917 तक रिवर नेवा जो है, पेट्रोग्राड के आसपास जो रिवर थी उसका नाम था रिवर नेवा। क्या, रिवर नेवा। उसके आसपास क्या होता है, जैसे ये रिवर है, ठीक है, तुम्हारी रिवर है, उसके लेफ्ट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड है ना। तो यहाँ पे सिटी बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुकी थी। किस बेसिस पे डिवाइड थी ये मैं बताती हूँ, क्या क्या था यहाँ पे। जो राइट साइड है वहाँ पे क्या था, फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह, और जो वर्कर जो काम कर रहे थे वो सारे यहाँ पे रहते थे। फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स इस साइड पे। लेफ्ट साइड में क्या था, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी था, गवर्नमेंट ऑफिस, इनके क्वार्टर्स, ठीक है, इनके क्वार्टर्स, विंटर पैलेस, ठीक है, विंटर पैलेस एंड डूमा। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें थी वो सारी लेफ्ट साइड में थी, एंड फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स सिर्फ राइट साइड में थे। ये याद कर लेना, क्वेश्चन आता है कि क्या था तुम्हारे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रिवर के, तो ये याद कर लेना, लेफ्ट साइड में गवर्नमेंट से रिलेटेड सब कुछ, राइट साइड में फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स। ठीक है, राइट साइड में फैक्ट्रीज वर्कर्स, राइट, राइट फैक्ट्री वर्कर्स, लेफ्ट गवर्नमेंट ऑफिस एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड। राइट हैंड से तुम ज्यादा काम कर पाते, तो ज्यादा काम कौन करता है, फैक्ट्रीज में वर्कर्स करते हैं, तो इसलिए राइट साइड में कौन, वर्कर्स, फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स।
लेफ्ट साइड में गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो कुछ काम नहीं करते हैं ऑफकोर्स, जो उनका काम बोलना है और थोड़े से डिसीजन वगैरह लेना है, राइट। काम कौन करता है? राइट हैंड में कौन है? तुम्हारे वर्कर्स हैं, लेफ्ट में गवर्नमेंट है। ठीक है, ऐसे तुम याद कर लेना। तो यहाँ पे ऐसे डिवीजन हो चुका था, किसमें? पेट्रोगार्ड में भी कहाँ पे? रिवर नेवा के लेफ्ट एंड राइट साइड में। ठीक है, ये था तुम्हारा डिवीजन। ये बस ऐसा है कि इसका कुछ ज्यादा डीप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर आएगा, बट ये तुम्हें वन वर्ड में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, हाँ। तो ठीक है, ये मैंने डिवीजन बता दिया। तो क्या उस टाइम पे बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी क्या? हालत खराब थी, सेम ही रीजन है हालत खराब होने का, फूड शॉर्टेज होना। ठीक है, फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए थे। कहाँ पे? वर्कर्स के क्वार्टर्स कहाँ पे थे? राइट साइड में। वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो रही थी, वो काम कर रहे थे बट उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, और फिर यहाँ पे डोमा की भी हालत खराब थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव थे एंड बाकी लोग नहीं थे वहाँ पे। बाकी कौन? लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वगैरह उनको हटा दिया था, है ना। तो सिर्फ कंजर्वेटिव थे उसमें, उनकी भी डोमा की भी हालत खराब चल रही थी और ये सब चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, वर्कर्स ने मिलकर क्या किया इस सिचुएशन का मैं बताती हूँ रीजन क्या था। 22 फरवरी को क्या हुआ, एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया। लॉकआउट मतलब बंद कर दी फैक्ट्री, और वहां पे वर्कर्स को मना कर दिया आने के लिए, क्योंकि उनके बीच में कुछ इश्यूज थे एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बीच में। तो उनको मना कर दिया कि कोई भी वर्कर्स यहाँ पे नहीं आएगा काम करने के लिए। कब? 22 फरवरी 1917 को। तो इसको देखते हुए अगले दिन क्या हुआ, 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं, ऑलमोस्ट 50 फैक्ट्रीज जो वहाँ पे थी रिवर नेवा के राइट साइड में, उन सब ने निकल के क्या क्या स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। क्या क्या स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक चीज है, 23 फरवरी 1917 को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे। ठीक है, यहाँ पे रशिया में इस दिन हमने सेलिब्रेट की। क्यों क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे हम? क्योंकि वुमेन ने भी प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा किया था, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। वुमेन वर्कर्स जो थी वो भी आके खड़ी हुई थी स्ट्राइक्स के लिए, उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट किया था अपने वर्कर्स के साथ में, उन्होंने भी स्ट्राइक के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आएगा, 23 फरवरी 1917 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे, या इंटरनेशनल वुमेन डे, जो भी आता है तुम्हें उसमें। सॉरी। ओके, जो वैसे तो इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे होता है, बट यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी में पूरा लिखा नहीं है ऐसा, मैंने पढ़ा था पहले। तो इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे या इंटरनेशनल वुमेन्स डे 23 फरवरी 1917, ये पूछ सकते हैं। तो ये सभी आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग पड़े थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो अब ये तो रहते थे राइट साइड में, अब राइट साइड में प्रोटेस्ट करेंगे बैठ के तो फायदा ही क्या है ना। हम इंडिया में भी क्या देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का भी जब हुआ था, जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए थे, तो एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह तो वो कहाँ पे जाके गए थे? दिल्ली गए थे ना। वहाँ पे अगर वो हरियाणा में बैठ के प्रोटेस्ट करते तो उनकी कौन सुनता? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके उनको प्रोटेस्ट करना था ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके पास जाके कहाँ पे गए थे? दिल्ली। तो इनका भी क्या था, राइट साइड में वर्कर्स रह रहे हैं, फैक्ट्रीज रहे हैं, तो वर्कर्स राइट साइड में बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या ही फायदा होगा? कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट तो कहाँ सुनेगी? गवर्नमेंट कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। तो इन्होंने सबने उठ के मूवमेंट शुरू कर दी, कहाँ पे? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया। वहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए, वहां पे इन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने बोला कि हमें चेंजेस चाहिए। सॉरी, ये मैं रिमूव कर रही थी, ये गलती से लिख दिया मैंने। ओके, तो उन्होंने चेंजेस के लिए यहाँ पे डिमांड की, और वो निकलना यहाँ पे देख। 22 23 मैंने बता दी क्या इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे। उसके 24 25 को भी ये आके यहाँ पे खड़े हुए, 25 को भी यहाँ पे खड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफिस के बाद, वहाँ पे विंटर पैलेस के आसपास, वहाँ पे जाके ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अलग बात है, जो गवर्नमेंट है वो नहीं सुन रही थी, वो तो इनके खिलाफ, मतलब कभी भी कुछ भी ऐसा होता तो क्या खड़ी कर देते हैं? पुलिस खड़ी कर देते हैं कि भाई तुम ही ध्यान रखो, तुम इनको मारो पीटो या ये सब करो, है ना। तो उनको ही खड़ा करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। तो पुलिस वहाँ पे इनके अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्राई की कि ये सिचुएशन कंट्रोल हो, बट नहीं, ये डेली बेसिस पे भले ही पुलिस वहाँ पे खड़ी कर रहे थे ये गवर्नमेंट, बट नहीं, मतलब वो बस अभी जो है इस मोमेंट पे वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे
वो इतने ज्यादा डर चुके थे कि उनको चेंजेस चाहिए, चाहिए ही चाहिए। पूरी कंट्री में आगे, मतलब बाकी सारी कंट्रीज में आ रहे हैं, रशिया में क्यों नहीं है चेंजेस अभी तक? क्यों यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं हट रहा? क्यों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा? क्यों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं आ रहा? क्यों यहाँ पे सोशलिज्म नहीं अभी तक फॉलो हो रहा है? इतने टाइम से सभी ने इतना सब कुछ किया बट अभी तक कुछ नहीं होता। तो वर्कर्स मतलब पिछना पीछे हटना चाहते ही नहीं थे, बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहते थे। जब यहाँ पे इन्होंने मतलब ब्रिज हटना बंद ही कर दिया, तो जो यहाँ के जो कैवलरीज वगैरह थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जब मतलब सार ने ये सिचुएशन देख के इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज मोस्टली होता है, बट इस बार सार ने क्या कहा कि तुम फायर कर दो, ओपन फायर कर दो, जो भी ये आ रहे हैं ना वर्कर्स उन पे ओपन फायर कर दो। नहीं भाई, पुलिस वाले इस बार रेडी हुए ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, हम नहीं फायर कर सकते, हम नहीं ये चीज कर सकते। और फिर यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स जो थे, वो सभी ने, वो भी इनके साथ अब मिल गए थे। इनके साथ सॉरी, हाँ, वो किसके साथ मिल गए अब? ये वर्कर्स के साथ मिल गए। जो आर्मी के जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो भी वर्कर्स के साथ मिल गए। उन्होंने क्या बनाई, काउंसिल बनाई, क्या बनाई, सोवियत, तुम सोवियत बोल लो या काउंसिल बोल लो, तो उन्होंने भी साथ में मिलकर क्या बनाई, सोवियत बनाई, काउंसिल बनाई, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेट्रोगार्ड सोवियत। क्या बोलते हैं, पेट्रोगार्ड सोवियत। ये तुम याद कर लेना, किसने बनाई थी, किसने बनाई थी, सोल्जर्स ने बनाई थी, आर्मी ऑफिसर्स ने बनाई थी। अगर ये पूछेंगे किसकी थी ये, तो ये थी तुम्हारी वर्स, जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं एंड सोल्जर्स जो हैं, उन्होंने मिलकर बनाई थी पेट्रोगार्ड सोवियत। ठीक है, ये याद कर लेना। फिर क्या डिमांड रखी, जो पेट्रोगाज सोवियत वाले थे, वो जाके चले कहाँ पे, सार के पास चले गए, कब, मार्च के टाइम पे। एंड उन्होंने क्या बोला सार को कि तुम भाई छोड़ दो गद्दी, अब तुम नहीं राज कर सकते, तुम छोड़ दो। अब क्या है, अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे, तो क्या है, आर्मी आ गई है इसके अगेंस्ट। अब था जो था वो किसको रूल, किसको डिमांड कर सकता था अपने साथ खड़े होने की? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, और ये जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं एंड सोल्जर्स, वो भी इनके अगेंस्ट खड़े हो गए और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि तुम छोड़ दो। तो ठीक है, अब ये सार को क्या करना पड़ा, छोड़नी पड़ी गद्दी फिर अपनी। अब क्या कर सकता था, और छोड़ना पड़ा। तो 2 मार्च को उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, उन्होंने छोड़ दी 2 मार्च को। मोनार्की सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया कब, 2 मार्च 1917। 1917 को याद कर लेना, कब अगर पूछते हैं, 2 मार्च 1917, कब, 2 मार्च 1917, याद कर लो ये डेट। ठीक है, 2 मार्च। उसके बाद अब ठीक है, अब मोनार्की सिस्टम तो हट गया, अब रूल कौन करेगा रशिया में? तो रूल कौन कर रहा था, सोवियत लीडर जो थे, कौन, पेट्रोगार्ड सोवियत वाले जो लीडर्स थे वो, एंड जो डूमा के लीडर्स थे। ऑफ कोर्स डूमा तो बनी हुई थी ना, ऐसा तो नहीं था कि नहीं बनी हुई थी। वहाँ के भी जो लीडर्स थे, कंजर्वेटिव थे भले, पर वो सभी मिलके उन्होंने क्या अपना एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। अब यहाँ पे जो है, रशिया पे कौन रूल कर रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट रूल करते हैं। ठीक है, अब जो डिसीजन डिसीजन वगैरह लेगा कौन लेगा, सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स, जिन्होंने क्या बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो कौन लेगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन लेना शुरू करेगी। तो यहाँ पे पूरी तरह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के थ्रू मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से तुम्हारा हट जाता है। अब जो ये जो नेक्स्ट चीजें हैं आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी अच्छे से। ठीक है, आगे क्या होता है वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें करवाती हूँ। अभी तक इतना ही करवाती हूँ, नेक्स्ट में तुम्हें और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।